हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो आपका चैप्टर है जुडिशरी, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मैग्नेट ब्रेन्स पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो वहां से जाके आप पूरे चैप्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब पूरा आप चैप्टर पढ़ लो तो आपको कहाँ आना है, तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे आना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यूजली हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को इग्नोर कर देते हैं कि सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ी ना, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ लेंगे पूरे चैप्टर में। लेकिन एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आप एज अ टेस्ट लीजिए, ठीक है। ये एक तरीके से टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कि जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो प्लीज आप इसे एज अ टेस्ट लीजिए। यहाँ पे मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका क्या जवाब होगा वो आप मन में ही सोचेंगे, फिर आप मेरे आंसर से इसे मैच करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका जवाब है और जो मेरा जवाब है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What are the different ways in which independence of judiciary is ensured? Choose the odd one out। यहाँ पे बताया गया है कि कौन से डिफरेंट वेज हैं जिससे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है। चूज ऑड वन आउट। तो यहाँ पे 4 चीज हैं, चारों में हमको ये देखना है कि यहाँ पे अलग अलग कौन से वेज हैं जिसमें कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाती है। और क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि चूज ऑड वन आउट, जो ऑड वन आउट है इन चारों में से हमें वो ऑड वन आउट बताना है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि कौन से ऑड वन आउट है इसमें, ठीक। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जजेस आर जनरली नॉट रिमूव बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है भैया। जजेस ऑफ एन हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, ठीक। पार्लियामेंट हैज नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब इसमें से कौन सा ऑड वन आउट लग रहा है? मुझे तो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला ऑड वन आउट लग रहा है। अब थर्ड वाला और फर्स्ट वाला ऑड वन आउट क्यों लग रहा है? जजेस ऑफ एन हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। जजेस ऑफ हाई कोर्ट तो बिल्कुल ट्रांसफर किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की इच्छा से। हमने बिल्कुल चैप्टर में पढ़ा है कि कोई मान लो जज है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो उन्हें हम राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज दैट पावर, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। दूसरा, देन फर्स्ट वाले को देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस बिल्कुल कंसल्ट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चीफ जस्टिस और जो अदर जो 4 जजेस हैं, ये जो कॉलेजियम है, दे कंसल्ट प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके और फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेजियम और उनका जो कंसल्टेशन है वो होगा प्रेसिडेंट से और फिर अपॉइंटमेंट होगा। तो यहाँ पे सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, तो मुझे ये 2 ऑड वन आउट यहाँ पे लगे। एक बार आंसर चेक करते हैं सही है या नहीं। द डिफरेंट वेज टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। पहले, जजेस आर जनरली नॉट रिमूव बिफोर द एज ऑफ रिटायरमेंट। बिल्कुल जजेस रिमूव नहीं हो रहे एज ऑफ रिटायरमेंट से पहले। बहुत एक टफ मोशन है जिससे कि आज तक कोई भी जज रिमूव नहीं हो पाए, क्योंकि वो मेजॉरिटी प्रूव करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, पार्लियामेंट हैज नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। पार्लियामेंट का कोई से नहीं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। तो ये दोनों नॉर्मल हो गए। जो फर्स्ट और थर्ड वाले हैं वो क्या है? फर्स्ट और थर्ड वाले जो होंगे वो ऑड वन आउट है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड आर ऑड वन आउट। ये देख लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड आर ऑड वन आउट, जो कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑड वन आउट हमें लग रहे हैं। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन गया है। टेक्निकल सा था, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से पता चलता है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इसलिए मैंने बोला था कि चैप्टर खत्म हो गया उस चीज को मत देखना, आप इस चीज को ध्यान देखना। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कितने यहाँ पे टॉपिक्स जो है, मतलब कितने जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, Does independence of judiciary mean that judiciary is not accountable to anyone? Write your answer not more than 100 words.
क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह है कि जुडिशरी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये होता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहे कहाँ पे? जुडिशरी में। हम लोग देखते हैं 3 ऑर्गन होते हैं बेसिकली। एक होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आप कुछ आंसर में इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव, दूसरा ऑर्गन है वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, देन जुडिशरी, देन जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन होते हैं ना, इनका अपना काम है, लेजिस्लेटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह है कि जुडिशरी में इन दोनों ऑर्गन का हस्तक्षेप नहीं हो, वो हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इन दोनों ऑर्गन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग देखते हैं पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ होते हैं या सरकार के खिलाफ केसेस होते हैं। अब ये इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा जुडिशरी में, तो जुडिशरी इम्पार्शियल वे में कैसे काम करेगी? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन दोनों ऑर्गन्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम जुडिशरी जो है वो जुडिशरी ऐसा नहीं है कि फिर किसी को जुडिशरी जवाब नहीं देगी। यहाँ पे जुडिशरी को हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना रहता है। साथ ही साथ जुडिशरी पीपल के टुवर्ड्स एक तरीके से अकाउंटेबल होती है। जुडिशरी हम जुडिशरी से ऐसे जाके जवाब नहीं मांग रहे, लेकिन जुडिशरी को ऐसा तो है कि अगर हमने कुछ भी गलत डिसीजन लिया तो लोग प्रोटेस्ट कर देंगे, ये सारी चीजें होगी। तो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन और मोर स्पेसिफिकली जो पीपल होते हैं उनके खिलाफ जुडिशरी अकाउंटेबल होती है। क्लियर है? एक बार आंसर रीड करते हैं। The independence of judiciary does not mean that judiciary is not accountable to anyone, but it means no other organ would restrain the functioning of judiciary. वही वाली बात है कि कोई भी ऑर्गन जुडिशरी की फंक्शनिंग को नहीं रोकेगा। द जजेस कैन परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट एनी फियर और फेवरेटिज्म। जो जजेस हैं वो अपने फंक्शन बिना किसी डर से, बिना फेवरेटिज्म से अच्छे से कर सकते हैं। देन judiciary is accountable to the constitution of India, to the people of India and to the democratic tradition। और जो जुडिशरी है वो क्या है? वो अकाउंटेबल है किसके प्रति? वो संविधान के प्रति अकाउंटेबल है, वो लोगों के प्रति, वो जो हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है इसको मेंटेन करने के लिए जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है। तो जुडिशरी बहुत सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी कहीं से कहीं तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है जुडिशरी की। क्लियर है? अगले क्वेश्चन, What are the different provision in the Constitution in order to maintain the independence of judiciary? संविधान में कौन कौन से डिफरेंट प्रोविजन हैं जो कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी क्या रहे, जो कि जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट रहे, जिससे कि जुडिशरी बहुत अच्छे से फंक्शन करे। तो हमें वो प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि कौन से प्रोविजन होंगे कि पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कुछ बेसिक ये जो छोटी छोटी चीज है ये वही प्रोविजन है और इन्हीं को आपको यहाँ पे लिखना है जो मैंने एग्जांपल दिया। क्लियर है? द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग एंड डिसीजन ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशरी कैन परफॉर्म इट्स ड्यूटी विदाउट एनी फियर और फेवर। बढ़िया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन लिख दी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि दूसरे ऑर्गन का इंटरफेरेंस नहीं हो और जुडिशरी बिना किसी, जो जजेस हैं, जो जुडिशरी है वो बिना किसी डर, बिना किसी फेवरेटिज्म के ध्यान में रखते हुए वो निष्पक्ष होकर जजमेंट दे। क्लियर है? इट एंजॉय वेरियस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज फॉलो। अब जुडिशरी बहुत सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ये इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, अब वो बहुत सारे प्रोविजंस पे कौन कौन से प्रोविजन है एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। देन पहला, पार्लियामेंट हैज नो से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू अवॉइड पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। कहाँ रोल नहीं है? जजेस के अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी से इन्होंने देखा कि मतलब जैसे हम सब कानून कैसे बनता है कि मेजॉरिटी से बोल दिया तो कानून बन गया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि मेजॉरिटी से बोल दिया तो जज बन गए, है ना। यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जितनी भी पॉलिटिक्स वगैरह है इन सब का हम अवॉइड कर रहे हैं।
Then the judges enjoy a fixed tenure as they hold their office till the age of their retirement, and constitution prescribe very difficult procedure for exceptional cases if required. जजेस एक फिक्स टेन्योर होल्ड करते हैं, वो अपने रिटायरमेंट एज तक क्या करते हैं, अपने रिटायरमेंट एज तक ऑफिस को होल्ड करते हैं। साथ ही साथ उनके रिमूवल का प्रोसीजर है, लेकिन उनका रिमूवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सबके बस की बात नहीं है उनका रिमूवल। आज तक हम देखते हैं कि कोई भी जज रिमूव नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे जजेस के पास क्या है, जजेस के पास यहाँ पे हमें फिक्स टेन्योर देखने को मिलता है, तो उनको ये वाला डर नहीं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, तो ठीक है। The action and decision of judges are immune from personal criticism. जो एक्शन है, डिसीजन है, वो जजेस के आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस आर नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सैलरीज है, जो अलाउंसेज है, ठीक है, वो जजेस की वो क्या होता है, उस पर पार्लियामेंट वोट नहीं करती है, वो डायरेक्ट देश के खजाने से निकल के जज के खाते में चल जाता है। यूजली हमने क्या देखा है, यूजली हम जब लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि देश के खजाने से अगर एक भी रुपए निकलता है तो उस पर पार्लियामेंट को वोट करना पड़ता है, लेकिन जजेस की सैलरी पे कोई वोटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे डर ये था कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को कि अगर यहाँ पे हमने वोटिंग वाला सिस्टम कर दिया तो यहाँ पे तो जिसकी सरकार हो वो और जो अपोजिशन में वो सबके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, तो ये सब तो जजेस की सैलरी को बहुत कम कर देंगे। इसलिए उन्होंने बोला इस जजेस की सैलरी में पार्लियामेंट के का कोई रोल नहीं है, वो सीधे देश के खजाने से निकल के जजेस के खाते में जाएगी। वो ये है टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है, लेकिन डिक्रीज वाला प्रोविजन नहीं है। देन जुडिशरी कैन पेनलाइज देम हु आर फाउंड इन गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी पाए जाते हैं, जो जुडिशरी की अवमानना, कि जुडिशरी ने कोई आदेश दिया और आपने उस आदेश को पालन नहीं किया, तो जुडिशरी आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। जैसे जुडिशरी ने बोला कि कल सिद्धार्थ पटेल कोर्ट में मौजूद रहना, मैं नहीं रहा, तो जुडिशरी मेरे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ब्रीच किया। या फिर जुडिशरी ने बोला कि सरकार से कि ये रोड बनाओ, और वहां पे सरकार ने रोड नहीं बनाया, तो क्या हुआ कि जुडिशरी ने कोई आदेश दिया, आपने वो आदेश पूरा नहीं किया, तो जुडिशरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। देन नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली बार्स द पार्लियामेंट फ्रॉम डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो पार्लियामेंट को रोक रहा है कि जजेस का कोई भी कंडक्ट आप पार्लियामेंट में बैठ के डिस्कस नहीं करोगे, सिर्फ जब उनके रिमूवल की बात आएगी तो बिल्कुल आप डिस्कशन करोगे, लेकिन सिर्फ रिमूवल की बात आएगी तब आप हर कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे कि जुडिशरी ने वो जजमेंट सही नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रीड द न्यूज रिपोर्ट बिलो एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये एक न्यूज रिपोर्ट है। यहाँ पे क्या बताया गया कि ये न्यूज रिपोर्ट है, ये एक न्यूज रिपोर्ट है, ये पूरी, ठीक है, ये 3 स्लाइड्स की एक न्यूज रिपोर्ट है। अब इस न्यूज रिपोर्ट को पढ़ना है और इस न्यूज रिपोर्ट पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें वो क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हेडलाइन होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स REL, दैट इज रिलायंस, टू पे ₹300 करोड़ टू दहानू फार्मर्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया रिलायंस को कि 300 करोड़ रुपए दो दहानू फार्मर्स को। ये हेडलाइन आ गई भैया, ये हेडलाइन आ गई। अवर कॉर्पोरेट ब्यूरो 24 मार्च 2005 की ये हेडलाइन है डेट वेट के साथ में। अब आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस से क्यों बोला, REL, ठीक है, REL मतलब रिलायंस। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस से क्यों बोला कि आप लोग 300 करोड़ रुपए दोगे, किसको, दहानू फार्मर्स को। अब इस पूरी हेडलाइन को समझते हैं। नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड रिलायंस एनर्जी टू पे ₹300 करोड़ टू फार्मर हु ग्रो द चीकू फ्रूट इन द दहानू एरिया आउटसाइड द मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया रिलायंस एनर्जी को कि आप 300 करोड़ रुपए देंगे किसानों को जो कि दहानू रीजन में रहते हैं, और ये रीजन कहाँ पे, ये मुंबई के बाहर है, मुंबई के थोड़ा सा बाहर है। और यहाँ पे जो किसान है वो क्या करते हैं, वो चीकू उगाते हैं अपने उनके यहाँ चीकू लगते हैं, ठीक है, चीकू फ्रूट। The order come after the Chiku grower petitioned the court against the pollution caused by the Reliance thermal power plant.
Dahanu, which is a 150 kilometer from Mumbai, was a self-sustaining agriculture and horticulture economy known for its fisheries, forests just over a decade ago, but was devastated in 1989 when a thermal power plant came operational into region. अब यहाँ पे क्या होता है कि बढ़िया से भैया दहानू एक बहुत अच्छा रीजन है, बहुत अच्छा रीजन था जहाँ पे हम लोग देख रहे थे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही थी। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो सेल्फ सस्टेनिंग था, मतलब अच्छा खासा इनका प्रोडक्शन हो जाता था और बहुत बढ़िया सा रीजन था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिलायंस एनर्जी जो है वो अपने थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर देती है, और जब वो थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे सेटअप कर देती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे इनकी फसल वगैरह सारी चीजें खराब होने लगती है। ठीक है, अब तक की कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। The next year, this fertile belt saw its first crop failure. Now 70% of crop of what was once the fruit bowl of Maharashtra is gone. यहाँ पे देखा कि जैसे वो थर्मल पावर प्लांट आया उसके बाद में पहली बार इनकी क्रॉप खराब हुई, और आज की तारीख में देखें तो 70% इनकी क्रॉप खराब हो जाती है। तो जो फ्रूट बाउल है, जो फ्रूट बाउल ऑफ महाराष्ट्र दहानू रीजन को कहा जाता था, वो अब नहीं रहा, उसके पास अब वो टैग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ों की वजह से चीज़ें यहाँ पे बहुत बिगड़ गई है। द फिशरीज हैव शट, फॉरेस्ट कवर हैज थिन्ड, farmer and environmentalists say that the fly ash from the power plant entered the groundwater and polluted the entire ecosystem. जो फिशरीज हैं वो सब बंद हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉरेस्ट भी था, जो फॉरेस्ट कवर था वो भी अब मतलब उतना फॉरेस्ट नहीं रहा। उसके बाद में जो फार्मर्स है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनका ये कहना है कि थर्मल पावर प्लांट से धुआं निकलता है, जो ऐश निकलता है, वो आके ज़मीन पे गिरता है, वो वहाँ से ग्राउंड वाटर में कंटामिनेट हो जाता है। ऐसे हम फसल को पानी देंगे, फिशरीज को पानी देंगे तो मरेंगे ही। ठीक है, और जो फसल होगी वो ऑफकोर्स अच्छी सी बात, वो अच्छी नहीं होगी। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये वहाँ के किसान और वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है। देन द दहानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ordered the thermal station to set up a pollution control unit to reduce sulfur emission, and in spite of Supreme Court order backing the pollution control plant was not set up even by 2002. तो यहाँ पे जो दहानू तालुका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी थी, ठीक है, तो ये इन्होंने एक ऑर्डर किया कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट वहां पे करोगे, जो पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट वहां पे सेटअप करोगे, इसकी वजह से सल्फर एमिशन वगैरह कम होगा। अब ये कोर्ट का एक बढ़िया ऑर्डर था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी वहां पे सेटअप नहीं करी, जिससे कि थोड़ा सा पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया जाए। ठीक है भैया। In 2003, Reliance acquired the thermal station and resubmitted a schedule for installation process in 2004. यहाँ पे रिलायंस का जो था, रिलायंस से वापस से हम लोग देखते हैं, और एज अ पोल्यूशन कंट्रोल स्टिल नॉट सेटअप, द दहानू तालुका प्रोटेक्शन अथॉरिटी आस्क्ड रिलायंस टू बैंक गारंटी ऑफ 300 CR। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2003 के बाद में उसे आगे और थर्मल पावर प्लांट रिलायंस को अगर कंटिन्यू करना था तो इनको वापस से री इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस करना था, फिर से परमिशन वगैरह लेनी थी। तब यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा बोला कि हम तुमको तभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस देंगे जब तुम हमें 300 करोड़ की सिक्योरिटी दोगे, ठीक है, एज अ बैंक गारंटी तुम हमें दोगे, मतलब। और ये कोर्ट ने क्यों मांगा? कोर्ट ने ये फार्मर्स के लिए मांगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर समझते हैं। नाउ रीड द न्यूज़पेपर बिलो एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एस्पेक्ट। हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट इज द केस अबाउट? केस किस बारे में? पहला सवाल, हु हैज बीन द बेनिफिशियरी इन द केस? कौन बेनिफिशियरी है केस में? हु हैज बीन द पिटिशनर इन केस? कौन पिटिशनर है? विजुअलाइज व्हाट हैव बीन द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द कंपनी? व्हाट आर्ग्यूमेंट्स वुड पुट फार्मर बाय द what arguments would be farmer have put forward? और साथ ही साथ में हमें विजुअलाइज करना है कि कंपनी कोर्ट में क्या क्या दलीलें देगी अपने बचाव में, साथ ही साथ फार्मर क्या क्या दलीलें देंगे अपने बचाव में, हमें विजुअलाइज करना है। ये दोनों क्वेश्चन हमें क्या करना है? विजुअलाइज करना है। नाउ अ केस ऑफ अ पोल्यूशन बाय रिलायंस थर्मल पावर प्लांट। पहला सवाल था व्हाट इज द केस अबाउट, तो यहाँ पे बता दिया कि जो केस है वो क्या है, वही यहाँ पे वो ये जो केस है वो क्या है? अ केस ऑफ पोल्यूशन बाय रिलायंस थर्मल पावर प्लांट। ये हमने बता दिया कि केस इस बारे में।
दूसरा कौन बेनिफिशियरी, फार्मर जो है वो इसके बेनिफिशियरी, दिखती सी बात है। हु हैज बीन पिटिशनर द चीकू ग्रोअर्स ऑफ दहानू, जो कि फार्मर जी थे, वो उन्होंने पिटिशनर मतलब कि कौन किसने केस फाइल किया है, कौन पिटिशनर है, तो ये पिटिशनर है, क्योंकि इनका नुकसान हुआ है ना, जिसका नुकसान हुआ है वही केस फाइल करेगा। रिलायंस अपने आप में क्यों केस फाइल करेगा, नहीं करेगा ना, ये लोग का नुकसान हुआ है तो इन्होंने केस फाइल किया, तो द चीकू ग्रोअर ऑफ दहानू। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें आर्ग्यूमेंट्स देना है। क्या आर्ग्यूमेंट्स देना है, हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देना है। कौन से आर्ग्यूमेंट्स देना है कि यहाँ पे जो कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी जाएगी, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, वो बताइए। द मेन कंटेंशन ऑफ दहानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी and the Supreme Court was setting up of a pollution control plant. Reliance acquired the plant in 2003, so it pleaded for further extension of time limit for setting up pollution control plant. Accordingly, it had argued for reduction of penalty. यहाँ पे वही पूरा केस का समरी बता के और यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग हमेशा रिलायंस किस बारे में बात करेगा, पेनाल्टी को रिड्यूस करने के बारे में बात करेगा। इसमें तुम लोग ऐड ऑन कर सकते हो, ये लोग बोल सकते हैं देखो हम बिजली वगैरह दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि अगर इतना नुकसान हुआ है तो बहुत सारे लोगों का फायदा भी हुआ है, आप हमारी पेनाल्टी को रिड्यूस करिए। ये रिलायंस की तरफ से दलील आएगी। अब फार्मर्स की तरफ से क्या आएगी, द फार्मर्स माइट हैव आर्ग्यूड that since Reliance has failed in its commitment to install a pollution control unit in 2004, it did not have intention to do it, so it must be penalized to some greater extent. और फार्मर्स ये बोलेंगे कि आज तक रिलायंस ने पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी सेटअप नहीं करी तो आगे क्या करेगा, ये रिलायंस का इंटेंशन ही नहीं है कि वो पोल्यूशन पे ध्यान दे, उन्होंने तो हमारा नुकसान कर दिया है। हमारा नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान है कि भले ही उसने बिजली वगैरह दे दी, लेकिन हमारी रोजी रोटी का क्या, ये फार्मर्स का बयान होगा। फार्मर्स ये बोलेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पेनाल्टी इनके ऊपर लगाई जाए, और ये बोलेंगे कम से कम लगाई जाए। तो ये दोनों तरफ की दलीलें होंगी कोर्ट में। क्लियर है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको पेपर में आएंगे, तो आप इस चीज के लिए एकदम तैयार रहिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आएंगे पेपर में, तो ये वाले क्वेश्चंस को हमको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड, ठीक है, आंसर दी क्वेश्चन। वही वाली बात है कि यहाँ पे फिर से हमें न्यूज रिपोर्ट को पढ़ना है, और इस न्यूज रिपोर्ट के बेसिस पे, यहाँ पे अब 4 स्लाइड की न्यूज रिपोर्ट है, इस न्यूज रिपोर्ट की बेसिस पे क्या करना है, इस न्यूज रिपोर्ट की बेसिस पे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। सेंटर दिल्ली जॉइन हैंड्स ऑन सीएनजी इशू, यहाँ पे जो केंद्र सरकार है और जो दिल्ली की सरकार है, दोनों ने हाथ से हाथ मिलाया, किस पे, सीएनजी के इशू पे। बाय आवर स्टाफ रिपोर्टर द हिंदू 23 सितंबर 2001, तो ये यहाँ पे द हिंदू की रिपोर्ट है, ये हो गया उसकी हेडलाइन। नाउ स्टार्ट करते हैं। द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट टुडे अग्री टू जॉइंटली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट दिस कमिंग वीक फॉर फेजिंग आउट ऑल नॉन सीएनजी कमर्शियल व्हीकल इन द कैपिटल। यहाँ पे सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार है, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने सोचा कि दोनों सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, दोनों सुप्रीम कोर्ट में केस डालेंगे कि जितने भी जो नॉन सीएनजी व्हीकल है उनको धीरे धीरे करके मार्केट से, मतलब दिल्ली से बाहर करना, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो सिर्फ सीएनजी व्हीकल ही चलेंगे। अब धीरे धीरे करके जो भी पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल है, ऑटो वगैरह, इन सबको धीरे धीरे दिल्ली से बाहर करना है। ठीक, they also decided to seek a dual fuel policy for the city instead of putting the entire transportation system on single fuel mode, which was dangerous and would result in disaster. It was also decided to discourage the use of CNG by private vehicle owners in the capital. Both government full press for allowing the use of 0.05% low sulfur diesel for running buses in the capital. यहाँ पे 2 फ्यूल पॉलिसी निकाली गई कि किसी भी एक फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में जो सीएनजी है उसको प्राइवेट व्हीकल के लिए थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए। और यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग अल्टरनेटिव बताया कि जो बस है वो लो सल्फर वाले डीजल पे चल सकती है, तो उनको कुछ उस पर, तो एक तरीके से अल्टरनेटिव मोड्स निकालें कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से फ्यूल पे चल सकते हैं और जिससे कि पोल्यूशन कम हो। कुल मिला के सारांश ये है, और इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों साथ में मिलकर कहाँ जा रही है, दोनों साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। In addition, it will be pleaded before the court that all commercial vehicle which fulfill the Euro 2 standard should be allowed to ply in the city.
Though both center and state will file separate affidavit, these contain common points. The center will go out and support Delhi government stand on the issue concerning CNG. These decisions were taken at the meeting. The Delhi Chief Minister Ms. Sheila Dikshit and Union Petrol एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर राम नाईक। यहाँ पे वही वाली बात है कि जो सेंट्रल और जो दिल्ली सरकार है वो दोनों साथ में मिलके इस काम में आगे बढ़ रही है, लेकिन सेंटर अपना अलग केस लेके जाएगा, दिल्ली सरकार अपने अलग केस लेके जाएगी। लेकिन जब सेंटर केस लेके जाएगा तो दिल्ली सरकार की तारीफ कर देगा और दोनों की मंशा एक ही है और साथ साथ में ये बोल देंगे हम अलग अलग बात लेके जाएंगे, लेकिन हम अलग अलग बात में बोल देंगे कि हम दोनों इनके साथ में। ठीक है, फिर यहाँ पे द देन चीफ मिनिस्टर और देन यूनियन पेट्रोल मिनिस्टर के नाम है तो इनका भी हमें कुछ नहीं करना है। Ms. Dixit said that central government will request the court in the view of high-powered committee appointed under Dr. R.A. Mahaleshwar to suggest an auto fuel policy for the entire country. It will be appropriate to extend the deadline as it was not possible to convert the entire 1000 add-on bus fleets into CNG during the prescribed time frame. यहाँ पे नई फ्यूल पॉलिसी के बारे में बताया गया कि जो दीक्षित हैं, जो मिस दीक्षित हैं उस समय की जो चीफ मिनिस्टर है वो एक नई फ्यूल पॉलिसी के बारे में बात करेंगी और वो इसलिए कि ये पूरी कंट्री में लागू हो, क्योंकि एकदम से पॉसिबल नहीं कि सारी बसेस को आप सीएनजी में कन्वर्ट कर दो, वो धीरे धीरे ही होगा। The Mahaleshwar committee is expected to submit its report within a period of 6 months. The chief minister said time was required to implement the court directive, referring to the coordinated approach on the issue. Ms. Dixit said that this will take time into account the detail about the number of vehicles to be run on CNG, eliminating long queues outside CNG filing station, the CNG fuel requirement of Delhi, and the ways means to implement the directive of the court. यहाँ पे ये बताया कि ये जो चीज़ें सीएनजी वाली इसमें समय लगेगा, साथ ही साथ में ये ध्यान रखना कि सीएनजी वाली लाइन में कतार भीड़ ना लग जाए। ठीक है, कि सीएनजी लोग गैस के लिए वहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप पे लाइन नहीं लगती वैसे यहाँ पे ना लग जाए। तो ग्राउंड लेवल पे इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस कमेटी की रिपोर्ट को मानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वही है कि ऊपर से कोई भी चीज़ बोल देना और ग्राउंड लेवल पे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट होने में मतलब कथनी और करनी में फर्क हो जाता है। फिर क्या बताया, द सुप्रीम कोर्ट हैड रिफ्यूज्ड टू रिलैक्स द ओनली सीएनजी नॉर्म, but it said that it has never insisted on CNG for taxis and auto rickshaw. Mr. Naik said center would insist on allowing the use of low sulfur diesel for buses in Delhi, as putting the entire transportation system dependent on CNG could prove to be disastrous. ठीक है, the capital relied on pipeline supply for CNG and any disruption would throw public transport system out of gear. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट और इनकी बात हुई कि हम पूरा एंटायर जो है एंटायर कंट्री का जो सिस्टम है हम सब सीएनजी पे नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ लो सल्फर डीजल बसेस पे काम करना होगा, क्योंकि अगर सीएनजी की जो पाइपलाइन है जो दिल्ली में आई है अगर उनमें थोड़ा सा भी डिसरप्शन हो गया तो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ जाएगा, तो हम किसी एक फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ रीड द न्यूज रिपोर्ट एंड आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल। तो कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि जितनी भी चीज़ें हो रही है वो पोल्यूशन कंट्रोल के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पोल्यूशन कंट्रोल रिजीम्स जो है इंडिया में, जो पोल्यूशन कंट्रोल के जो नॉर्म्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट को जो जनता है उसका भी ध्यान रखना है कि उनके साथ कहीं भी इनजस्टिस ना हो। ठीक है, नाउ व्हाट एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कैन यू आइडेंटिफाई इन इट्स। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, जुडिशरी बढ़िया से अपना काम कर रही है। आइडेंटिफाई द पॉलिसी इशू मैटर्स रिलेटेड टू लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन दिस केस। तो यहाँ पे बेसिकली पोल्यूशन वाली बात हो रही है, पोल्यूशन कंट्रोल रिजीम्स की बात हो रही है और पोल्यूशन से रिलेटेड जो लॉज हैं उन्हीं पॉलिसीज की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर है, तो अनसीन पैसेज भले ही डिफिकल्ट हो लेकिन उसके आंसर्स इजी होंगे। थोड़ा सा अगर आप शांति से बैठ के सोचेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। ठीक है, ये इतना बड़े बड़े आंसर है, इतने बड़े बड़े आंसर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने बस एक छोटा सा आपको एक ब्रीफ बताया। आप बोलोगे सर आपने तो 1 मिनट में बता दिया, मैंने बस एक ब्रीफ बताया। लिखना बेटा आपको है ना, चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया मैंने, कुछ चीज़ें आपको भी लिखनी है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन पे नहीं जाता हूँ, ये आप भी जानते हो। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
The following is a statement about Ecuador. What similarities or differences do you find this example and judicial system in India? यहाँ पे एक इक्वेडोर का स्टेटमेंट है और हमें ये बताना है कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में. It would be helpful if a body of a common law or judicial precedent existed that a country could clarify a generalist right. Unfortunately, Ecuador courts do not work that way. Judges are not forced to respect the ruling of higher courts in previous cases. Unlike the US, an appellate judge in Ecuador or elsewhere in South America, or that matter, need to provide a written decision explaining the legal basis of ruling. A judge may rule one way today and oppose it in another way in similar case tomorrow without explaining and why. अब इसमें क्या हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिली है और क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, हमें वो बात करना है. No similarities found in this example between Ecuador and India because in India, judges' decision play an important role in form of sources of lawmaking. Judges give their own interpretation to decide the cases, to expand or modify law. The rulings of Supreme Court and High Court are often quoted by lawyers with effect and authority. In example given above, it will be helpful if a body of a common or judicial precedent existed to clarify a generalist right. In Ecuador, the judiciary does not work in same manner. Hence, judicial decisions do not become the precedent, and judges may rule one way today and the other way tomorrow without explaining why. देखो यहाँ पे बताया सिमिलैरिटीज ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जुडिशरी अगर कोई जजमेंट दे रही है, जैसे जुडिशरी ने बोल दिया कि राइट टू लाइफ का पार्ट है हेल्दी इन्वायरमेंट हो, तो इस चीज़ को जो कोर्ट है मतलब इस चीज़ को जो जर्नलिस्ट है, जो लॉयर्स है, इस चीज़ को जो सरकार है, वो सभी इस चीज़ को मानते हैं कि जुडिशरी ने ये चीज़ बोला है, जुडिशरी ने ये चीज़ इंटरप्रेट किया है. तो एक तरीके से कानून वाली बात है कि हमें एक पॉल्यूशन फ्री वाला इन्वायरमेंट लोगों को देना है. लेकिन यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट जो जुडिशरी के जजमेंट होते हैं उनको कोई इतना मानता नहीं है. हमारे यहाँ ये भी होता है कि अगर कोई हायर कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो उसको लोअर कोर्ट को मानना ही होगा. यहाँ पे वो केस भी नहीं है. और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जुडिशरी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जुडिशरी का क्या हो रहा है, जुडिशरी यहाँ पे ऑफन जो हम लोग देख रहे हैं वो अपने जजमेंट्स बदल दे रही है. ठीक है, वो सेम वे में काम नहीं कर रही है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में और वहाँ पे कोई सिमिलैरिटी नहीं है. यहाँ पे हमेशा हायर कोर्ट की सुनी जाती है. साथ ही साथ यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कुछ भी बोल दिया तो सारे लोअर कोर्ट उसको मानेंगे, एडवोकेट मानेंगे, साथ ही साथ सरकार भी मानेगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई नहीं मानेगा, यहाँ हमारे यहाँ सब मानते हैं. वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. तो ये रहा, मतलब ये रही वो वाली चीज़ें. Now, read the following statement, match them with the different jurisdiction of Supreme Court can exercise original, appellate and advisory. ठीक है, हमें 3 स्टेटमेंट रीड करना है और हमें देखना है ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन कौन से है इनमें. The government wanted to know if it can pass a law about a citizenship status of resident of Pakistan occupied area of Jammu and Kashmir. सरकार को ये जानना है कि क्या वो एक लॉ पास करती है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर का थोड़ा सा हिस्से पे जो उसने ऑक्यूपाई करके रखा है, वहाँ के लोगों को हम सिटीजनशिप स्टेटस देना है, तो क्या प्रोसेस होगा. गवर्नमेंट वांटेड टू नो. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अबाउट द रिवर कावेरी द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वांट्स टू अप्रोच द कोर्ट. ठीक है, कोर्ट रिजेक्टेड द अपील बाय द पीपल अगेंस्ट द इविक्शन फ्रॉम द डैम साइड. अब बताओ इनमें से कोर्ट रिजेक्टेड द अपील बाय द पीपल अगेंस्ट द एविक्शन फ्रॉम द डैम साइड. अब यहाँ पे बताओ ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी कौन सा होगा. एडवाइजरी बिल्कुल फर्स्ट वाला होगा. फर्स्ट वाला क्यों होगा एडवाइजरी, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट वांटेड टू नो है, यहाँ पे गवर्नमेंट को जानना है. तो गवर्नमेंट को जानना है तो क्या होगा, गवर्नमेंट को जानना होगा. तो यहाँ पे देखा जाएगा गवर्नमेंट को जानना होगा, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से सरकार से सलाह ले रही है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला का है, ये रहा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. मैं आंसर ही देख रहा था ताकि आपको बता पाऊं मैंने सही बताया. ठीक है, द गवर्नमेंट वांटेड टू नो दैट इफ इट कैन पास अ लॉ अबाउट द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ये हो गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. Now, in order to resolve dispute about the river Kaveri, the government of Tamil Nadu approached the court.
कोर्ट, जो कावेरी का जो वाटर डिस्प्यूट है, जो कावेरी जो नदी है उसको लेके जो वाटर डिस्प्यूट है, अब कावेरी अलग अलग स्टेट्स में जा रही है, तो यहाँ पे दिखती सी बात है कोई स्टेट ज्यादा पानी ले लेगा, कोई कम ले लेगा, तो इसके लिए कहाँ पे कहीं कोर्ट गए, तो ये कौन सा हो गया, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, कि ये केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा जब दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो या सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो, तो यहाँ पे ये सिर्फ पार्ट होगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। देन फिर क्या बचा, देन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ही बचा। द कोर्ट रिजेक्टेड अपील, the court rejected appeal by the people against the eviction from the dam site। यहाँ पे अपील आ गया, कोर्ट ने अपील को रिजेक्ट किया लोगों के द्वारा कि जो इविक्शन है डैम साइट पे उसको लेके, तो ये हो गया अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट इज एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो ये वाला पॉइंट आया है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अबाउट रिवर कावेरी द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अप्रोच द कोर्ट। ये क्या हो गया, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गया, बढ़िया। कोर्ट रिजेक्टेड द अपील बाय द पीपल, ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ऑल सेट, बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आने की आपको उम्मीद रहेगी कि कौन सा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, कौन सा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन व्हाट वे अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हेल्प द पुअर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने लोगों की कैसे मदद करी है बताओ, तो ऑफकोर्स मदद करी है, क्योंकि पहले जो पुअर थे उनको अपनी राइट के बारे में भी नहीं पता था, और पता भी होता था तो कोर्ट का जो इतना लंबा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर वो झेल नहीं पाते थे, तो वो कभी कोर्ट जाते ही नहीं थे। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने उनकी मदद कर दी है, उनके बिहाफ पे कोई भी केस फाइल कर सकता है और उनको न्याय मिल सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, since 1979 the court has changed the trend for poor in situation or case if the case was filed by the other on the behalf of aggrieved person. This involved an important issue of public interest which involved the betterment of condition of poor. Even the voluntary organization sought judicial intervention फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स ऑफ पुअर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा पुअर्स के राइट के लिए कोई भी आ सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है उसका एक आप लोग ब्रीफ इंट्रो दे दोगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस लिख दोगे, इसका शुरुआत देख लोगे। साथ ही साथ में वही वाली चीज बताओगे कि संविधान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग इलिटरेट है, उनको क्या पता कि उनको संविधान में क्या अधिकार मिले और उनके अधिकार का वायलेशन हो रहा है, तो उनको कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे वकील को अप्रोच करना है, ये सारी प्रोसेस नहीं पता है। तो इन सारी चीजों ने पीआईएल ने उनकी चीजें आसान कर दी है। क्लियर है, इसको मैं रीड बाय रीड मतलब लाइन बाय लाइन नहीं जाता हूं, जैसे मैंने पहले आंसर में किया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी मैंने आपको एक आंसर बता दिया कैसे लिखना है। पीआईएल बता देना, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस लिख देना और सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think that judicial activism can lead to a conflict between judiciary and executive? Why? क्या आपको लगता है जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में? वाई, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर की हम लोग बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है। सेपरेशन ऑफ पावर में हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर तीन ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, अगर ये तीन ऑर्गन हैं, अगर ये तीन ऑर्गन हैं तो इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। अब कई बार जुडिशरी क्या होती है, सरकार के काम करने लग जाती है। कई बार जुडिशरी बोल देती है कि फटाके बैन करो, तो ये काम जुडिशरी का नहीं है, ये काम सरकार का है। उनको देखना है कौन सी चीज रहेगी, कौन सी नहीं, मार्केट में क्या बिकना है, क्या नहीं बिकना है, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है। जुडिशरी कई बार सरकार के काम में इंटरफेयर कर देती है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। अगर कोई भी मेरे काम में जानबूझ के इंटरफेयर करेगा तो मुझे चिढ़ नहीं होगी, तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करने की जरूरत है। क्लियर है, ठीक, जैसे वही रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस ऑफ करप्शन, ये सारी जो चीजें, या इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आना, इलेक्शन में कोई भी रिफॉर्म लेके आना, तो ये सरकार और पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। तो इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, अगले क्वेश्चन की टूवर्ड्स बढ़े। क्या लिखना है आंसर? आई थिंक आपको ये पता चल गया कि हाँ सर हमें आंसर क्या लिखना है। अगले क्वेश्चन की टूवर्ड्स बढ़ते हैं। How is judicial activism related to the protection of fundamental right? Has
हैज इट हेल्प इन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट? जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसने कैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखा है? बहुत हद तक प्रोटेक्ट करके रखा है, जिससे राइट टू लाइफ एक बेसिक राइट हो गई। लेकिन जुडिशरी का कहना है कि राइट टू लाइफ में क्या आ जाता है? फ्री एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, मतलब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, तो वो भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि और उन्होंने फंडामेंटल राइट को एक्सपांड कर दिया, जैसे मुझे एक साफ इन्वायरमेंट चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स का क्या हो एक्सपेंशन हो गया। ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, लेकिन जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन दे दे के फंडामेंटल राइट्स का एक्सपेंशन किया। जुडिशरी ने बोला कि नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जुडिशरी ने बोला कि राइट टू लाइफ में सब लोगों को रोजगार होना चाहिए, तो रोजगार वाली बात कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स को जुडिशरी ने पहले इतनी थी, अब जुडिशरी ने इसको बहुत बड़ी कर दी है। और जैसे जैसे फंडामेंटल राइट्स बड़ी हुई है तो लोगों को अपने अधिकार पता चले हैं और उनका प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से नो डाउट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ है। क्लियर है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई है आपको। तो इसी के साथ में हमारा ये हबीज कॉर्पस वगैरह इतना लिखने की आपको यहाँ जरूरत नहीं है, ये बहुत फालतू लिखा है, इनको आपको नहीं लिखना, मतलब फालतू इन द सेंस यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ये तो पन्ना भरना होगा तब की तब समझी जाएगी। फिलहाल आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। इसी के साथ हमारा जुडिशरी वाला चैप्टर भी होता है पूरा का पूरा कंप्लीट विद सारी चीजें, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो गया। तो मस्त पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाते रहिए। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है आपकी तरफ से, बहुत बार ये शिकायत आती है कि सर हमको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहा है। तो अगर YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी, वहां से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट से नहीं करना है, सर बहुत आलसी आ रही है, तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के माध्यम से भी आप इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर यहाँ मतलब ऐप के माध्यम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और ऐप पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे जितने भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं वो एकदम 100% फ्री है। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप 100% फ्री पढ़ सकते हैं विद दैट टू हाई क्वालिटी एजुकेशन। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये सिर्फ क्लास 11th या क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के बारे में नहीं है, ये तमाम कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आपका सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम हो गया, सीयूईटी वगैरह हो गया, ये तमाम कोर्सेज आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के इंस्टाग्राम हैंडल से, ट्विटर से, फेसबुक से, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही साथ में वीडियो को भी लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताना। मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।